सभी को नमस्कार। सभी स्टूडेंट को नमस्कार। सभी स्टूडेंट एक बार लाइव आ जाइए। सभी स्टूडेंट है पर लाइव आ जाइए। रजनी कुमारी जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। पिंकी जी गुड मॉर्निंग, प्रणाम, शुभ प्रभात। आज जो है हम हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई जो कविता है यूनिट 5 में सबसे पहली कविता जो है पृथ्वीराज रासो से ली गई रेवा तट जो सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो हम कविता को शुरू कर रहे हैं और आज पूरा रेवा तट हम समझेंगे, पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कथन जो है के बारे में हम जानकारी लेंगे और आपका कोई डाउट होगा तो आप जो है कक्षा में पूछ सकते हो, बीच में भी पूछ सकते हो और आखिर में भी, कक्षा खत्म होने के बाद में भी 5 मिनट रुकता हूँ आपके डाउट्स के लिए। तो आप आखिर में भी पूछ सकते हो, अगर बीच में भी कोई डाउट हो तो आपको पूछ सकते हो। ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण व्याख्या हम पढ़ेंगे। रेवा तट, ये रेवा तट क्या है, पृथ्वीराज रासो क्या है, ये पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है। पृथ्वीराज रासो का अंश है, क्या है पृथ्वीराज रासो का अंश, क्या है रेवा तट। जो रेवा तट है, रेवा तट और पृथ्वीराज रासो अलग नहीं है, इसी का एक पार्ट है, इसी का एक यूनिट है। ठीक है। तो ये पृथ्वीराज रासो का अंश है जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की है। चंद्रबरदाई या फिर चंद्रवरदाई, व या फिर दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ने की थी। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का सखा सामंत राजमंत्री था। तो पृथ्वीराज रासो जो थे राजा थे और उनके जो है सखा मित्र और सलाहकार के रूप में जो है उनके चंद्रबरदाई को पहचाना जाता है। जहां जहां पर पृथ्वीराज चौहान जाते थे, वहां वहां पर इनके साये की तरह जो है चंद्रबरदाई साथ ही जाते थे। ठीक है। इस प्रकार का उन दोनों का मित्रता थी, इस प्रकार का दोनों का जो सखा संबंध था। ठीक है। तो ये आपको पता। अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, रेवा तट जो है पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है, कितने नंबर का सर्ग है। पृथ्वीराज रासो में जो रेवा तट है वो कौन सा सर्ग है, ये बताइए। सर्ग कौन सा है इसमें। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग है, कुल सर्ग और रेवा तट सर्ग का नाम। पहले आप बताइए कुल सर्ग कितने हैं, कुल सर्ग। फिर बताइए रेवा तट, रेवा तट का सर्ग क्रमांक क्या है। ये दो प्रश्नों का जो है उत्तर आप दीजिए। ठीक है। कुल सर्ग कितने हैं पृथ्वीराज रासो में, और फिर रेवा तट का क्या है। सर्ग या फिर समय, ऐसे दो उल्लेख हमें मिलते हैं, सर्ग या फिर समय, इन दोनों का। देखिए पिंकी जी पीपीटी में देखकर जो है सात का तो कोई संबंध ही नहीं है। सृष्टि जी ने जो है उत्तर सही दिए हैं, लेकिन उसके साथ ये भी लिखिए कुल कौन सा है और रेवा तट कौन सा है, दोनों भी साथ में लिखिए। तो सृष्टि जी का सही है। पृथ्वीराज रासो जो है इसमें कुल जो है 69 जो है सर्ग है, कुल 69 जो है सर्ग है, 69 जो है सर्ग है। और रेवा तट का सर्ग क्रमांक क्या है, 27, परीक्षा में पूछा जाएगा। 27 नंबर का सर्ग समय, सर्ग जिसे हम समय, जिसे हम खंड कहते हैं, अंग्रेजी में से हम यूनिट कहते हैं, पार्ट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कुल कितने हैं, 69 जो है 69 सर्ग है। कुल सर्ग कितने, 69 सर्ग पृथ्वीराज रासो में है और रेवा तट उसमें से 27वां सर्ग है। ठीक है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक मानते हुए इसके उसी अंश को प्रमाणिक माना है जिसका प्रारंभ सुख सुखी संवाद से हुआ। ठीक है। ये हमने जो है जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे वहां पर जो है इसका उल्लेख मैंने आपको
बताया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया था। अगर यहाँ पर गलती करोगे तो जो है आपने कक्षा में ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा। अब ये मत बताइए, पूरी तरह से अप्रमाणिक कौन मानते हैं? कौन से विद्वान पूरी तरह से अप्रमाणिक मानते हैं? हजारी प्रसाद अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन अप्रमाणिक कौन मानते हैं और पूरी तरह से प्रमाणिक कौन मानते हैं? एक एक नाम बता दीजिए। ठीक है जी। जी सिंह जी, देवव्रत जी गुड मॉर्निंग। सिंह जी गुड मॉर्निंग। और सोनम जी, सोनम कुमारी जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आवाज कम आ रही है यहाँ पर, एक बार चेक कर लेता हूँ सभी को आवाज ठीक आ रही है। एक बार सिंह जी आप क्या कीजिए, आपके मोबाइल का जो है वॉइस उसे बढ़ा लीजिए, फुल कर दीजिए। अगर आपको आवाज कम आ रही है तो आपका एक बार मोबाइल में चेक कीजिए कि आपकी तरफ से, आपके मोबाइल में तो आवाज कम नहीं है या फिर कम ज्यादा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। अगर कम लग रही है तो आप आपका फोन का जो वॉइस फुल कर सकते हो, वॉल्यूम जो है फुल कर सकते हो। ठीक है, अगर और किसी स्टूडेंट को भी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट कीजिए। यहाँ से मैंने चेक किया वॉइस का, यहाँ से प्रॉब्लम सही है, यहाँ पर माइक ठीक चल रहा है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैं ऑडियो में कि वॉइस तो यहाँ से फुल जा रहा है। आपकी तरफ अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2-3 प्रश्न पूछे थे, उसके उत्तर किसी ने नहीं दिए। प्रमाणिक किसने माना है, एक बताइए मुझे, प्रमाणिक किसने माना है? प्रामाणिक प्रामाणिक रचना जो है किसने माना है? एक नाम बता दीजिए, कोई एक नाम बता दीजिए। और पूरी तरह से अप्रामाणिक, अप्रामाणिक किसने माना है? अप्रामाणिक किसने माना है? ये भी एक 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 नाम बता दीजिए। 2-3 नाम की भी जरूरत नहीं मुझे, एक एक जो है प्रमुख जो नाम है उतने बता दीजिए, जो प्रमाणिक मानते हैं और एक अप्रमाणिक, पूरी तरह से अप्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले बड़े बड़े विद्वान है, दोनों ही बड़े विद्वान है, इसमें से दो, दोनों तरफ एक दो बड़े विद्वान का नाम शामिल है। एक बार बता दीजिए कौन है। मैं 2 मिनट रोकूंगा और उसके बाद आपको उत्तर बता दूंगा। ठीक है, 2 मिनट में जो है आपको उत्तर बताना। आजा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक मानते हुए इसके उसी अंश को प्रमाणिक माना जिसका प्रारंभ सुखी संवाद से हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आएगा। सुखी संवाद, जहां जहां पर 27 जो 69 सर्ग है, वहां 69 सर्गों में जहां जहां पर सुखी संवाद है वही जो है प्रमाणिक है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगता है। ठीक है, उनका प्रमुख तर्क यह है कि आदिकाल में प्रचलित संवाद शैली में ही पृथ्वीराज रासों की रचना हुई है। इस आधार पर केवल 7 सर्गों को ही प्रमाणिक मानते हैं, जिसमें रेवातट समय नहीं आता। ठीक है, तो रेवातट को प्रमाणिक नहीं मानते, कौन नहीं मानते? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर केवल और केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है दृष्टिकोण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दृष्टिकोण आपको सब जगह पर नहीं लगाना। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है, केवल 69 में से केवल 7 सर्ग जो प्रमाणिक है, और 7 सर्ग ऐसे है जिसमें सुख सुखी संवाद है। और सुख सुखी संवाद क्या है? उस समय में प्रचलित काव्य शैली थी, संवाद शैली थी, उसमें उस संवाद शैली में जो रचनाएं लिखी जाती थी आदिकाल में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि उस समय इस प्रकार की शैली थी, तो जहां जहां पर इस प्रकार की शैली का उल्लेख है तो वो निश्चित तौर पर जो आदिकाल में लिखी हुई पृथ्वीराज रासो का ओरिजिनल सर्ग है, और बाकी सभी बाद में जोड़ा गया होगा, ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो केवल और केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और ये सुख सुखी संवाद का प्रश्न आता है, सुख सुखी संवाद किस रचना में था, या फिर सुख सुखी संवाद पर प्रमाणिक को किसने माना है, अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, ये सारे प्रश्न जो है वहां फिर आकर आते हैं। ठीक है, तो इसी पहले पैराग्राफ से जो है 2-3 प्रश्न बनते हैं नेट के लिए। ठीक है, वो 2-3 जो प्रश्न बनते हैं सारे मुश्किल प्रश्न है। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट को ये नहीं आएंगे, जो ठीक से पढ़ रहे हैं उनको उसका उत्तर आएगा। ठीक है, रोजी जी का, सुरभि जी का, और प्राची जी का, दिव्या जी का, कंचन जी का और स्नेहा जी का, सभी का उत्तर आया है। स्नेहा जी प्रणाम, सभी का उत्तर आया है और लगभग सभी का उत्तर जो है सही है। तो आपको प्रमाणिक में किनको याद रखना है? प्रमाणिक में दो बड़े ए है, एक तो है मिश्र बंधु, जो प्रमाणिक में प्रामाणिक में जो मानते हैं उसमें क्या है, पहले है मिश्र बंधु,
और दूसरे कौन है? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। और पूरी तरह से अप्रामाणिक कौन मानते हैं? अप्रामाणिक में कौन है? शुक्ल। जो बड़े हैं शुक्ल, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी अगर भूल भी जाओ तो चलेगा, लेकिन शुक्ल को याद रखना है। शुक्ल ने इसे जाली कहा था। शुक्ल ने किस ग्रंथ को जाली कहा था? इसी ग्रंथ को जाली कहा था, ठीक है। लेकिन शुक्ल ने एक और बात की थी, जाली के साथ साथ एक और बात की थी शुक्ल ने, कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है, और हिंदी की प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ये भी शुक्ल जी का ही कथन है, ठीक है, जो कि मिश्र बंधु से आया है। इससे पहले मिश्र बंधु ने कहा था, और वही बात जो है शुक्ल जी ने बाद में कही, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इस संबंध में उनका मत है कि सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है। इसके कथन में भी रूढ़ियों का सहारा लिया गया है, इसमें भी रस सृष्टि की ओर ध्यान दिया गया है। कवि की कल्पना का समावेश भी है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि जैसे कि सारे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसमें क्या होता है? फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण होता है। फैक्ट यानी कि जो असल में घटित हुआ वो है फैक्ट, जो असल में घटित हुआ वो फैक्ट है। लेकिन फिक्शन क्या है? फिक्शन है उसमें कल्पना का सहारा लेना। अतिशोक्ति, राजा की जब स्तुति की जाती, उनकी जब सेना चली तो पूरी धरती हिलने लगी, सामने वाला जो शत्रु जो है घबरा कर भाग गया, ये सारे जो है अतिशोक्ति जो है वो फिक्शन में आ जाती है। लेकिन फैक्ट क्या होता है? जैसे कि युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, ये तो फैक्ट है। उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, पानीपत का युद्ध हुआ, एक फैक्ट है। लेकिन वहां पर अगर हम कहें कि वहां पर सेना जैसी गई तो पूरी जगह जो वहां पर जो मैदान था पूरा रक्त से जो रंजित हो गया, पूरी मिट्टी लाल हो गई, ये क्या है? फिक्शन है। पूरी मिट्टी लाल कैसे हो सकती है? खून से नहीं हो सकती। ये क्या है? फिक्शन। लेकिन फैक्ट क्या है? युद्ध तो हुआ था। तो फैक्ट और फिक्शन दोनों को मिक्स करके जो है नॉर्मली ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जाते हैं। और ये बात जो है शुक्ल जी मानते हैं कि ये ऐसा ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा, और इसमें उनको शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, शुक्ल जी नहीं, सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं। और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फैक्ट और फिक्शन में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम किसको है? शुक्ल जी को इसमें प्रॉब्लम है। अगर ऐतिहासिक ग्रंथ आप लिख रहे हो तो उसमें इतिहास होना चाहिए, फैक्ट ज्यादा होना चाहिए, फिक्शन कम होना चाहिए, ये शुक्ल जी का मत है। इसलिए वो जाली मानते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद रेवाटक समय में पृथ्वीराज ने रेवा नदी के तट पर जो भयानक युद्ध मोहम्मद गोरी से किया, उसका वर्णन है। तो ये एक याद आपको नाम रखना है, मोहम्मद गोरी। युद्ध किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गोरी के साथ। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। कहाँ पर किया था? रेवा तट पर, यानी कि रेवा नदी तक, रेवा नदी पर जो है किया था। तो पृथ्वीराज रासो में 69 69 क्या है? सर्ग है। सर्ग समय, दो शब्द हमें मिलते हैं, सर्ग या समय, ठीक है। रेवातट समय पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है या फिर सर्ग है, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। इसमें दिल्ली के महान राजा, दिल्ली के महान राजा कौन है? दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इन्हीं पर अभी थोड़े दिनों पहले जो है अक्षय कुमार ने एक फिल्म बनाई थी, वही पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गौरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। जब शहाबुद्दीन को अपने गुप्तचरों द्वारा ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा यानी कि नर्मदा तट के समीप वन आखेट में रथ है, वन आखेट यानी कि वन में शिकार करने के लिए वो गए हैं, ठीक है। वहां पर वो, जैसे कि राजा महाराजों का शौक हुआ करता था कि वो वन में जाकर जो शिकार विकार खेलना वहां पर, ये सब कुछ वो उस समय का मनोरंजन का साधन था, ठीक है। तब उस समय नेटफ्लिक्स नहीं था, ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड चिल करना संभव नहीं था, तो वन में आखेट करने में वो अपना मनोरंजन करते थे, ठीक है। तो वह अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है। कौन? गौरी, ठीक है, गौरी आक्रमण कर देता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेते हैं और उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर उसे बंदी बना लेते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पृथ्वीराज चौहान की बाद में जो है हार हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है जब रेवा तट का जो हमारा सर्ग है वहां पर जो पृथ्वीराज चौहान ने जो है विजय प्राप्त की थी, ठीक है। यहाँ पर हार की कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का जो वीरता का
वर्णन है और यहाँ पर किस प्रकार से वो मोहम्मद घुरी को हराते हैं, ये जो है इस सर्ग में है। ठीक है, तो यहाँ पर हारता कौन है? गौरी हारता है। जीतते कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ये आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और उसको बंदी भी बना लेते हैं, लेकिन बाद में उसे क्षमा भी कर देते हैं। ठीक है, अंत स्पष्ट है कि प्रस्तुत सर्ग में युद्ध का वर्णन है, इसलिए कुछ विद्वान इस अंश के नामकरण रेवा तट पर आपत्ति उठाते हैं, लेकिन इस सर्ग में वर्णित पृथ्वीराज चौहान का रेवा तट के समीप किसी वन में आखिर रत होना तथा शहाबुद्दीन के आक्रमण करने पर उत्साह के साथ उस पर पलटवार करना आदि घटनाएं इस शंका का निराकरण कर देती है। तो इसका नाम रेवा तट क्यों है? क्योंकि ये सारी घटना रेवा तट के समीप हुई थी। ठीक है, रेवा तट के समीप होने के कारण ही इसका नाम रेवा तट है। लेकिन इसमें क्या है? मूल रूप से युद्ध वर्णन है, लेकिन इसमें जो है प्रकृति चित्रण भी थोड़ा है। ठीक है, वो हाथियों का इसका जो है कहानियां भी जो शुरुआत में आती है कि हाथी कैसे, जो इंद्र दरबार के हाथी किस प्रकार से पृथ्वी पर आए, उसकी भी कथा है। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। रेवा तट सर्ग की कथा क्या है? ठीक है, कथा देवनागरी कथा जो है हम खड़ी बोली में समझेंगे। ठीक है, सीधी भाषा में, गद्य में। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय, ये नाम आपको याद रखना है, चामुंड राय, आयो चामुंड राय का वो उल्लेख शुरुआत में आपको मिलता है। चामुंड राय आते और कहते देवगिरी देवगिरी जीत को देवगिरी को जीतने के बाद कवि ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। ठीक है, शुरुआत इसी यहीं से होती है रेवा तट की कि क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान दरबार में बैठे हैं और दरबार में जो है सेनापति चामुंड राय का प्रवेश होता है और वो कहता है कि हमने जो है देवगिरी जीत ली है। फिर जो है कवि स्तुति करता है राजा की, आप कितने ताकतवर हो, ऐसा आपकी सेना, ये सब कुछ बखान होता है उनका। फिर एक दिन चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा नर्मदा नदी के तट पर एरावत हाथी क्या है? ये जो स्वर्ग से आए हुए हाथी है, ईश्वर के हाथी है। ठीक है, एरावत किसका? एरावत एरावत हाथी किसका है? किस देव का ये है, वाहन है? एरावत हाथी पर कौन बैठता है? एक बार बताइए, एरावत हाथी का संबंध किस देवता से है? एरावत हाथी के समा बहुत सी हाथी पाए जाते हैं। अंत आप रेवा तट पर शिकार खेलने चले, तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आए? तो देवताओं के वाहन है, किस देवता का वाहन है एरावत? ये जरा कमेंट कीजिए सभी। एक बार कमेंट कीजिए। सृष्टि सृष्टि जी का कमेंट आया है, सीमा जी का भी कमेंट आया है। दोनों का कमेंट सही है। इंद्र, ठीक है, इंद्र जो है, इंद्र का वाहन है एरावत। और आपको ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको एक पता होनी चाहिए, इंद्र कोई एक देव नहीं है। इंद्र कोई देव नहीं है, इंद्र एक पद है। क्या है? पद। इंद्र एक पद है। जैसे आपके विद्यालय में, महाविद्यालय में एचओडी पद होता है, लेक्चर का पद होता है, या फिर प्रिंसिपल का पद होता है, या फिर चांसलर का जो है यूनिवर्सिटीज में होता है। उसी प्रकार से जो है इंद्र भी एक पद है, ना कि किसी एक देवता का नाम है। तो इंद्र जो है बदलते रहते हैं, एक क्या है? पद है, इंद्र पद है। और इंद्र क्या होता है? देवताओं का राजा होता है। तो वहां पर भी इलेक्शन होते हैं और इंद्र जो है चेंज होता रहता है समय समय पर। ठीक है, तो इंद्र एक पद है और इंद्र जो बनेगा उसका वाहन होगा एरावत। ठीक है, एरावत एक हाथी है। एरावत हाथी कहाँ कब मिला था हमें? समुद्र मंथन में जो है तब वहां पर एरावत हाथी मिला था और वो इंद्र को जो है गिफ्ट किया गया था। फिर यहाँ पर स्टोरी क्या है कि स्टोरी ऐसे है कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय देवगिरी जीतकर आते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति जो है कवि चंद्र बदाई गाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है उनके सेनापति चामुंड राय कहते हैं कि चलिए हम वन में शिकार खेलने जाते हैं। वहां पर एरावत हाथी जो है, एरावत हाथी के समान, एरावत हाथी नहीं, एरावत हाथी के समान उनके जो है वंशज जो है वहां पर है। हम उन्हें देखेंगे या फिर उन्हें हमारे फिर से हमारे सेना में भर्ती करेंगे या फिर देखने के लिए चलते, ऐसा कुछ बोलकर जो है उनको लेकर जाता है कौन? चामुंड राय। कहाँ पर? रेवा तट पर, नर्मदा नदी पर। ये है सीन। फिर जो है पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं चंद्रबरदाई से कि ये जो
ईश्वर के यानी कि इंद्रदेव की जो एरावत हाथी है उनके समान हाथी पृथ्वी पर कैसे आए। तो फिर जो चंद्रबरदाई उसकी स्टोरी बताते किस प्रकार से ये हाथी पृथ्वी पर आए। फिर कवि चंद्रबरदाई ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला हुआ था। ठीक है, एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी और ऋषि दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ डाला। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदांध हाथियों को श्राप दिया। इस कारण हाथी तब से गतिविहीन हो गए। ठीक है, ये पहले तो हाथी की स्पीड गतिहीन जो है, गतिविहीन जो है उनको श्राप क्यों मिला कि हाथी जो धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन असली फैक्ट क्या है कि हाथियों की जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होती है, यानी कि एक कार की जितनी स्पीड होती है उतनी हाथी की होती है। लेकिन हाथी का जो साइज इतना बड़ा होता है इसलिए आपको लगता है कि वो धीरे धीरे चला है। लेकिन कभी आप पर किसी हाथी ने हमला किया तो भागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हाथी की स्पीड आपसे ज्यादा होती है। कितनी स्पीड होती है उनकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर आपने प्राणियों पर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाथियों की जो है स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है उल्लेख, गतिविहीन का उल्लेख है। उनको श्राप मिला था और उनकी गति जो है कम हो गई थी। किसने श्राप दिया था? दीर्घतपा ने जो है श्राप दिया था हाथी। लेकिन हाथियों की दूर की नजर कमजोर होती है, ये भी बात है। अगर आप हाथियों से दूर हो तो उनको नहीं दिखाई देगा, उनकी दूर की नजर कमजोर होती है लगभग। और लेकिन उनकी स्पीड अच्छी होती है, अच्छी खासी 60 किलोमीटर प्रति घंटा अच्छी स्पीड है। तब मनुष्यों ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। तो क्या है, ये जो इनकी जो गतिविहीन हो गए कौन? हाथी। फिर क्या है, हाथियों को सवारी बनाया, फिर जो सेना में भी भर्ती कर लिया। ये बताते कविचंद्र। फिर कविचंद्र ने आगे बताया कि अंगदेश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता था, तो जिनको श्राप दिया गया कि वो गति विहीन हो जाएंगे। फिर उस वन में पाल काव्य ऋषि रहते थे जिनकी हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। ठीक है, राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषि की हाथियों से इतनी प्रीति का कारण क्या था? हाथियों से प्रीति पाल काव्य ऋषि का क्यों है? तो उसकी भी स्टोरी बताते हैं। उसकी स्टोरी देखिए क्या है कि उन कवि ने बताया कि एक बार ब्रह्मर्षि को घोर तपस्या में रत देखकर राजा देवराज इंद्र डर गए। ठीक है, इंद्र का यहाँ पर फिर से उल्लेख आया, डर गए और उनकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा, रंभा जो है स्वर्ग के अप्सरा है, को ऋषि के पास भेजा। ऋषि के क्रोधित होकर रंभा को हथिनी होने का श्राप दिया। तो रंभा जो है क्या होगी? हथिनी होगी बाद में। तो एक दिन सोते हुए एक मुनि का वीर्यपात हो गया। ठीक है, एक मुनि का वीर्यपात हो गया जिसे हथिनी ने खाया। किस हथिनी ने? रंभा हथिनी ने खाई। ठीक है, जो कि अप्सरा थी पहले, उसे श्राप मिला था। ठीक है, खा लिया और पाल काव्य मुनि का जन्म हुआ। तो पाल काव्य मुनि की माता कौन है? माता है रंभा जो कि हथिनी बन गई थी। और पिता कौन है? पिता एक ऋषि है। ठीक है, इसलिए वो मुनि बन गए। तो पाल काव्य मुनि का जन्म इस प्रकार हुआ। इसलिए पाल काव्य मुनि इसी कारण से हाथियों से प्रीति रखते हैं, क्योंकि उनकी माता जो है हथिनी थी। माता क्या है? हथिनी। हाथी जो थी उसकी माता थी, इसलिए जो है हाथी से जो है उनकी प्रीति थी। पाल काव्य ऋषि और वे शापित हाथी एक दूसरे से बड़ी प्रीति रखते थे। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। हाथी पाल काव्य से बिछुड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए। उनके दीर्घकाय शरीर कृशकाय हो गए। फिर पाल काव्य ऋषि कहाँ वहां आए और उनकी काफी सेवा शुश्रूषा की। कोपल, पराग, पत्ते, छाल, शाखाएं आदि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी पुनः हृष्ट पुष्ट हो गए। कविचंद्र का हाथियों के विषय में यह वृत्तांत सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। ठीक है, ये स्टोरी सुनकर सारी उसे राजा को बहुत मजा आने लगा। ठीक है, प्रीति जी एक बार जो है आप क्लास जो है बंद करके फिर से जो है शुरू कीजिए, तो जो है क्लास चलने लगेगी।
या फिर एक बार आप इंटरनेट या फिर नेट जो है चेक कर लीजिए, यहाँ से क्लास सही चल रही है। तो आपने स्टोरी समझ ली, हाथी कैसे आए पृथ्वी पर, कैसे उनकी गतिविहीन कैसे हो गए वो। तो 2-3 ऋषियों का जो है स्टोरी यहाँ पर जुड़ते, पहले ऋषि ने शाप दिया, फिर वो दूसरी जगह पर चले गए, वहां पर पाल काव्य ऋषि जो थे, जिनकी माता हाथी थे इसलिए उनकी प्रीति थी, फिर उनको जो दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया उन पर, उनको लेकर चले गए, फिर वो जो दुबले पतले हो गए, फिर हाथियों को खिला पिला कर फिर से जो है पाल काव्य ने हष्टपुष्ट कर दिया। इतनी स्टोरी आपने देखी, ये सुनकर जो है राजा पृथ्वीराज जो है हर्षित हुए। तभी चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलते हैं, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। चामंड राय ने आगे कहा कि वहां पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर व अन्य पक्षी भी रहते हैं, और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने सोचा कि मेरे वहां जाने से जयचंद्र को तो ईर्ष्या होगी, साथ ही स्थान भी रमणीक है। अंततः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। ठीक है, तो चामंड राय जो है यहाँ पर क्या करते हैं, प्राकृतिक वर्णन, मैंने जैसे कहा थी कि इस रेवा तट में प्राकृतिक वर्णन है, तो कहाँ है, यहीं पर है। जब जब जो कवि चंद्रवरदाय जो चामंड राय के मुख से जो है ये कहलवाते हैं, ये रचना उन्होंने लिखी है, सारे कैरेक्टर के डायलॉग भी उन्होंने लिखे। ठीक है, तो चामंड राय स्तुति करते, प्रकृति वर्णन करते रेवा तट का, कि वहां पर जो है सिंह है और बाकी मृग, ये सब कुछ जो है बहुत सुंदर है, जल है, ये सब कुछ सब जो है बताते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति वर्णन भी रेवा तट में आपको मिलता है युद्ध वर्णन के साथ साथ। तो अंत में क्या है, सोचते कि वहां पर जाने से जयचंद्र को तो ईर्ष्या हो गई मुझसे, और साथ ही साथ वहां पर जाने पर रमणीय भी है, अच्छी पिकनिक हो जाएगी, ये सोचकर जो है चलते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, वहां के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया, और पृथ्वीराज ने भी वहां खूब शिकार का आनंद लिया। ठीक है, शिकार किया, सिंह का शिकार, फिर हिरणों का, ये सब कुछ शिकार पहले के समय में ऐसा ही चलता था, तो उन्होंने शिकार खूब किया, आनंद लिया। उस समय लाहौर के शासन में चंद पुंडीर ताहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण किया है। तो आपको शासक, यहाँ पर शासक है, शासक, इसका नाम है आपको याद रखना है चंद पुंडीर। ठीक है, तो चंद ने ही, जैसे चंद बरदाई है उनके मित्र, वहां से चंद को याद कर लो, दो चंदों ने उनकी मदद की, एक तो उनके कवि, दूसरे कौन है, चंद पुंडीर। ये कहाँ के थे, लाहौर के शासक थे, उन्होंने ही जो है संदेश भेजा कि गोरी आ रहा है, आप बच कर रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, तो गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए बड़ी सेना तैयार की है। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। ठीक है, लाहौर की ओर चल दिए। लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गोरी से युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, तो सारे सामंत जितने भी उनके सामंत और मंत्री थे, उनको सबको बिठाकर मीटिंग करके जो है युद्ध की तैयारी कर ली। चंद पुंडीर का नाम आपको याद रखना है, चंद पुंडीर का ही पत्र आया था, इंपॉर्टेंट पात्र यही है। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गोरी की सेना को रोकने के लिए सावधान किया, लाहौर में, क्योंकि वो लाहौर का जो है राजा था, तो लाहौर में ही जो है गोरी को रोकने के लिए उसने प्रयत्न किया। गोरी ने चिनाब नदी को पार किया, जहां उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ। चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो चंद पुंडीर ने पहले रोका, लेकिन वो उसके बस की बात थी नहीं, तो वो हार गया। और क्या, आत्मसमर्पण किसने किया, ये भी पूछ सकता है, चंद पुंडीर ने आत्मसमर्पण किया था या नहीं, तो आत्मसमर्पण किया था। चंद पुंडीर की जो हार हुई थी। ठीक है, लेकिन संदेश भी उसी ने भेजा था चौहान को। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ खां, गोरी का प्रधान सेनापति का नाम क्या है, तातार मारूफ खां, इसका नाम आपको याद रखना है, गोरी का है प्रधान सेनापति है। ठीक है, सबसे बड़ा सेनापति, यानी कि मोहम्मद गोरी के बाद सबसे बड़ा आदमी कौन है, यही है सेना के लिए। लाहौर से केवल 5 कोस दूरी पर ही है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने गोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो लाहौर के 5 किलोमीटर 5 कोस दूर पर ही जो है उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया।
नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे घना गए। चौहान की सेना के लाहौर के बाणों को देखकर गोरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गोरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। रावर, संभार सिंह सोलंकी, माधवराव, गौर गोइंद, पतंग जयसिंह, चंद पुंडीर, कुरम्भ, अवहट्ट, लखन, लोहाना आदि बहुत से वीर मारे गए। तो ये मरे हुए जो है लोगों का नाम, कितने लोग जो इंपॉर्टेंट जो लोग थे इस युद्ध में मरे, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है? चंद पुंडीर, ये जो लाहौर के शासक थे। इन्होंने तो समर्पण किया था, समर्पण करने पर मार दिया इनको। ठीक है, 4 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा। कितने दिन तक युद्ध चला ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो 4 दिन तक जो है पृथ्वीराज चौहान ने गोरी के साथ युद्ध किया था। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया। तो गोरी को किसने पकड़ा? गुज्जर ने पकड़ा। सुल्तान गोरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया गया। ठीक है, दिल्ली के शासक थे कौन? दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का राजा कौन था? दिल्ली में शासन किसका था? कमेंट कीजिए। गोरी का था? दिल्ली का राजा कौन था? अकबर? अकबर होगा ना? कमेंट कीजिए जल्दी, कौन होगा दिल्ली का शासक? दिल्ली का शासक कौन होगा? कमेंट कीजिए। अकबर, बिरबल, गौरी, कौन होगा? चंद पुंडीर, औरंगजेब? कमेंट कीजिए, दिल्ली का शासक कौन था? हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी रचना पढ़ रहे हैं? दिल्ली का शासक कौन होगा? कमेंट, एक भी कमेंट नहीं आ रहा। वह 1 माह और 3 दिन पृथ्वीराज की कैद में रहा। अच्छा, मोहम्मद गोरी दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रेवा तट पढ़ रहे हैं। समय कौन सा है? पृथ्वीराज चौहान का समय है। तो पृथ्वीराज जो है उस समय, तत्कालीन समय जो है दिल्ली के शासक थे। तो उन्होंने, उनका जो है किसने पकड़ा? उनका गुज्जर नाम का जो है योद्धा था। किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। उसने जो गोरी को पकड़ लिया, फिर उसे गोरी को जो हाथी पर बांधकर जो है दिल्ली ले जाया गया। कहाँ से? लाहौर में युद्ध हुआ है। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, वर्तमान समय में पाकिस्तान। तब भारत पाकिस्तान इस प्रकार के कोई देश हुआ नहीं करते थे। ठीक है, तो उस समय लाहौर से जो है दिल्ली ले जाया गया। किसे? गोरी को। और वहां पर लेकर दिल्ली में जो उसे कैद खाने में बंद कर दिया। कितने दिन? 1 महीना और 3 दिन तक उसे कैद में रखा पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज की कैद में रहा। शामुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गोरी को छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, इराकी यानी कि ईरान के जो घोड़े हैं जो कि काफी तेज होते हैं, खास घोड़े हैं, खास नस्ल है ईरान की, तो इराकी घोड़े, 8 सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढाले, गज मुक्ता और अनेक मणिकाएं दी। तो ये क्या है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि दंड स्वरूप क्या दिया गया। तो 9,000 घोड़े दिए गए, 7 तो इराकी घोड़े दिए गए, 8 सफेद हाथी दिए गए, 20 जो है ढाले दी गई। ठीक है, तो 9,000 जो है, 9,000 जो है 9 के क्या है? घोड़े है, और 100 और घोड़े हैं। ये जो दूसरे 100 घोड़े हैं इनकी नस्ल अलग है। ठीक है, इराकी है ये, इराकी यानी कि ईरान के घोड़े। तो ये जो 9,000 घोड़े हैं नॉर्मल घोड़े हैं, इंडियन घोड़े, लेकिन ये दो जो है खास घोड़े भी दिए गए। फिर 8 हाथी दिए गए, 20 ढली हुई ढाले दी गई, और गजमुक्ता और अनेक मणिक्य यानी कि वो सोना, वो मणि जो होते वो सब कुछ उनको दिया गया। किसने दिया? शहाबुद्दीन के अमीरों ने, जो उस समय के उनके सेठ लोग थे। ठीक है, अंबानी अडानी, उस समय के अंबानी अडानी जो थे, उन्होंने जो है पैसा खिलाकर जो है छुड़वा लिया। किसे?
गौरी को, ठीक है। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और पहिना ओढ़कर उसे उसके घर भेज दिया, यानी कि उसका स्वागत सत्कार जो कि कुछ करके जो उसे भेज दिया। यही रेवातट सर की कथा समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहीं तक रेवातट की कथा है। शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है पृथ्वीराज चौहान के सेनापति से। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? नाम बताइए जल्दी। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम क्या था? ये आपको याद रखना है। कितने हाथी कितने घोड़े थे? 9,000 घोड़े, नॉर्मल घोड़े 700, यहाँ पर 700 है, 100 नहीं है, 700, सॉरी, यहाँ पर 700 लिखना था। 700 700 इराकी घोड़े और 8 सफेद हाथी और 20 ढाले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गुज्जर ने जो गोरी को पकड़ा था, 1 महीना और 3 दिन वो कैद में रहा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। मुझे ये बताइए पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था कौन था? सेनापति का नाम बताइए। पृथ्वीराज चौहान का तातार मारूफ खां जो है गोरी का सेनापति था, प्रधान सेनापति। मैं पृथ्वीराज चौहान का सेनापति पूछ रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान का आपको ये क्यों तातार मारूफ खां का नाम क्यों ले रहे हो? वो तो गोरी का है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में कोई अंतर है या नहीं? दोनों एक ही है क्या? गोरी और पृथ्वीराज चौहान एक ही है क्या? वो गोरी का है, ठीक है। सृष्टि जी का उत्तर आया है सही। चंद्रपुंडीर नहीं, चंद्रपुंडीर ये भी गलत है। चंद्रपुंडीर लाहौर का शासक था। मैं पूछ रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान का देवगिरी किसने जीती? अरे बाप रे, पूरी राम कथा बताई और फिर पूछा गया राम सीता की कौन थी, तो आपने कहा बहन। यही हाल हो गया है। प्रश्न आपको पता चला पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन है, योद्धा कौन है, जिस जो लेकर आता है। देवगिरी किसने जीती? ठीक है, ये सब कुछ छोड़ो, देवगिरी किसने जीती ये बताओ, अगर कंफ्यूज हो रहा है आपको। हाँ, रिंकी जी का भी सही उत्तर है, चामुंड राय, ठीक है। चामुंड राय उनका था। चामुंड राय, देखिए पहली वाक्य शुरू इतनी यहीं से होता है, सेनापति चामुंड राय। ये तो मैं प्रश्न पूछ रहा था, चामुंड राय। चामुंड राय कौन थे? सेनापति जिसने देवगिरी जीती, ठीक है। ये स्टोरी है। शुरुआत क्या होते हैं, चामुंड राय आते, वो कहते कि देवगिरी हमने जीत ली। फिर पृथ्वीराज चौहान की स्तुति करते चंद्रवरदाय। फिर कुछ दिनों बाद चामुंड राय क्या करते हैं, कहते हैं कि चलिए रेवा तट पर जो है आकेट खेलने जाते हैं, ठीक है। वहां पर एरावत हाथी ऐसे सब कुछ है। फिर पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं कि एरावत हाथी पृथ्वी पर कैसे आए बताओ चंद्रवरदाय। तो चंद्रवरदाय कहानी बताते हैं, ऐसे ऐसे ऋषि हो, साप श्राप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर रंबा आ गई, उसका जो है उसका बेटा, ये सब कुछ सब जो कहानी है वो बताते हैं। फिर वो जो है रेवा तट पर खेलने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, ये सब कुछ। और उसी समय जो है चंद्रपुंडीर का जो है संदेश आता है, संदेश आते हैं, ठीक है। उस प्रकार से संदेश आता है कि गौरी जो है हमला करने वाला है। तो वो तैयार हो जाते हैं, अपनी सेना को तैयार कर लेते हैं और फिर लाहौर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और वहां पर जाकर उसे उसके जो सेनापति, उनको पता चलता है कि 5 कोस दूर पर जो है उनका सेनापति कौन है, उनका तारार तारार मारूफ खां जो है वहां पर है, लाहौर के नजदीक। तो वहां पर आक्रमण कर देते हैं। फिर जो है गौरी को भी कब्जा कर लेते हैं, गौरी को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। और फिर उसे 1 महीना 3 दिन जो कैद में रखते हैं। उसके बाद जो आमिर जो फिर पैसे दे देते हैं, ये सब घोड़ा बीड़ा देकर जो है उसको छुड़ा ले जाते हैं। और यहीं पर जो है रेवातट खत्म हो जाता है। रेवातट की काव्यगत विशेषताओं और भाव पक्ष हमें देखना है अभी। रेवातट का प्रधान विषय पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध है, ठीक है। युद्ध कहाँ पर हुआ था? रेवातट पर हुआ था युद्ध। युद्ध कहाँ पर हुआ था मुझे बताइए। स्पष्ट था। इसका प्रधान रस क्या है? प्रधान रस अगर पूछा जाए तो वीर रस है। सर्ग के आरंभ में चौहान को रेवा तट पर शिकार करने के लिए प्रेरित करते समय कुछ समय के लिए सौंदर्य प्रधान छंद मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों बात, तो ये गौण
रस क्या है? सौंदर्य प्रदान प्राकृतिक वर्णन जो गौण है। मुख्य क्या है? वीर रस है। तत्पश्चात संपूर्ण सर्ग में युद्ध वर्णन, सैनिक व्यूह रचना, युद्ध सज्जा आदि का ही वर्णन मिलता है। अंततः कहा जा सकता है कि संपूर्ण सर्ग में वीर रस का ही परिपाक हुआ है। चंद पुंडीर के दूत द्वारा लाए गए पत्र में गौरी की सेना के प्रति चौहान को सचेत किया गया, जिसके द्वारा हमें गौरी की विशाल सेना का पता चलता है। गौरी की क्या थी? सेना विशाल थी। ठीक है जी। रिंकी जी का सही उत्तर है। पिंकी जी का भी लाहौर में जो है युद्ध हुआ था, लेकिन खेलने का कहाँ गए थे? रेवा तट पर खेलने गए थे। वहां पर संदेशा आता है कि लाहौर से जो है हमला होने वाला है, वहां से जो है गोरी आ रहा है, तो वहां पर जो है खुद ही लाहौर चले जाते हैं। वो मेरी दिल्ली में है, उससे अच्छा है कि मैं लाहौर में चला जाऊँ, वहीं पर उसको मार गिराऊं। इसे आइडिया करके जो है पृथ्वीराज लाहौर की तरफ रवाना होते, रेवा तट से ही वहां से प्लानिंग करके वहां पर जाते हैं और वहां पर मारते हैं उनको। किसको? सेना को मारते हैं, गौरी को नहीं। गौरी को तो जिंदा छोड़ देते बाद में, उसको कैद कर लेते हैं पहले 1 महीना और 3 दिन। ठीक है। तो ये उनकी ये रेवा तट की जो है काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है। ये छोड़िए, युद्ध में आमने सामने डटी सेनाओं का उत्साह और शत्रु के प्रति मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध का वर्णन करके कवि चंद्र ने एक छंद में वीर और रौद्र रस का मानस समागम ही कर दिया है, जो कि अन्य काव्यों में मिलना असंभव है। ठीक है। लटके जुरन उड़े हस हलो, ये जो कुछ उनकी भाषा में लिखा है। फिर गौरी की सेना नजदीक आ गई है, यह समाचार सुनकर पृथ्वीराज को क्रोध और ओज को दृश्य अद्भुत बन पड़ा है। जब सूचना मिलती है गौरी की सेना करीब आ गई, तो वीर रस बर बैर बर चुकी लाग्यो असमान, तो नंदन सोमेश को फिर बंधो सुरतान। ठीक है। वीर रस और रौद्र रस की पुष्टि करने वाला यह छंद भी रुष्टव्य है। तो ये सारे जो है पंक्तियां उसकी। कला पक्ष हमें देखना है। कला पक्ष क्या है? कला पक्ष की दृष्टि से रेवा तट स्पष्ट और प्रभावशाली है। वीर रस से पुष्ट होने के कारण इस सर्ग की भाषा ओजपूर्ण है। कवि ने अभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हुए अरबी, फारसी, तत्सम आदि शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। तत्सम शब्द कहाँ से आते हैं ये बताइए मुझे। तत्सम शब्द यानी कि कौन सी शब्द, किस भाषा के शब्द? कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है? अरबी, फारसी, अपभ्रंश और तत्सम, 4 भाषा प्रयोग हमें मिलते हैं। तत्सम क्या है? तत्सम का अर्थ मुझे बताइए जल्दी। ठीक है। तो रे गुज्जर गंवार राज लेट मंट न हुई, अप मरे की चीजे नूरपति, कौन राज यह जोई। ठीक है। ये गुज्जर जो है, ये गुज्जर कौन है ये मुझे बताइए। ये गुज्जर कौन है? किसका किसका योद्धा है? किस सेना में है ये गुज्जर? किसकी सेना में है और इसने कौन सा काम किया है ये भी बताइए, और मुझे तत्सम का अर्थ भी। ये 2 प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। फिर कवि चंद्र बरदाई ने अपने रासो ग्रंथ में छंद योजना का आंतरिक छंदों की बाढ़ ही ला दी है। छंदों की बाढ़ ला दी है। कवि ने दूहा, छप्पई, भुजंगी, साटक, कुंडलिया, कंठ शोभा, मोतीदाम, रसवला आदि प्राचीन छंदों के प्रयोग से काव्य में विशिष्टता लाने का सफल प्रयास किया है। तो ये सारे हमें छंद मिलते हैं। कौन सा मिलता है? दोहा मिलता है। दोहा या दुआ अपभ्रंश का अपना छंद है, आपको बताएं। तो दोहा छंद यहाँ पर मिलता है। अपभ्रंश की है रचना छप्पई है, भुजंगी है, साटक है, कुंडलिया है, कंठ शोभा, मोतीदमा, रसवला, ये सारे छंद की प्रयोग जो है चंद्र बरदाई ने की है। ठीक है। ये पंक्तियां हैं। फिर पृथ्वीराज रासो, हाँ सभी का उत्तर। कठिन भाषा, भाषा को छोड़िए, आपको वो याद नहीं करना, आपको जो है स्टोरी याद करनी है। और भाषा से चंद्र पृथ्वीराज चौहान या फिर इनका अगर आपको उल्लेख मिलेगा तो उससे आप पता चल जाएगा आपको ये रेवा तट से संबंधित जो है ये काव्य पंक्तियां समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। यानी कि उसकी भाषा अगर आप देखोगे
तो उसे पता चल जाएगा कि किस किस में है, क्योंकि बाकी रचना आपने पढ़ी होगी तो उससे आपको पता चलेगा कौन सी किस रचना में कौन सी शब्द आते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में कवि चंद्रबरदाई के प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा के चहु और दर्शन होते हैं। चंद्रबरदाई का प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। ठीक है, लोह अंच उड़ंत पत तरवर जिमी डोले। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, इनका प्रिय छंद है। चंद्रबरदाई क्या है? हिंदी के प्रथम महाकवि, और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये भी आपको याद रखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ। फिर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग कहीं कहीं पर प्रभावशाली जान पड़ता है। विप्सा अलंकार का भी उदाहरण प्रभावी है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की तरह ही कवि ने नियम उपपौना अलंकार का भी प्रमुखता प्रयोग किया है। तो बहुत से अलंकार, बहुत से छंदों का प्रयोग इस रचना में हमें मिलता है, इसलिए वो महाकवि है। ठीक है, तो इस प्रस्तुत सर्ग रेवा तट कला पक्ष की दृष्टि से वैभवपूर्ण है। कवि ने प्रसंगानुकूल विविध छंदों, रसों, अलंकारों आदि का प्रयोग कर पृथ्वीराज रासो को श्रेष्ठ काव्य बनाने में सफलतम प्रयास किया है। ठीक है, और एक काफी बड़ी भारी जो किताब है। ठीक है, इसके अगर आप प्रिंटिंग निकालोगे तो बहुत बड़ी किताब बन जाएगी। 10-12 किताब से, आजकल की जो 10-12 किताबें होती है उससे बड़ी ये किताब अकेली है, पृथ्वीराज रासो। तो एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। सृष्टि जी, रिंकी जी, सीमा जी का, रिंकी जी का भी सही है, सिन्हा जी का। ठीक है, टमाटर जी जिनका यूजर नेम है उनका भी जो है, हाँ उनका भी कमेंट जो है सही है। सृष्टि जी का भी, सभी का जो है कमेंट सही है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? तत्सम में स आता है, संस्कृत में भी स आता है, स से आपको याद रखना है। रेवा तट के परीक्षा उपयोगी पदों की व्याख्या। परीक्षा उपयोगी जो पद है ये, तो पहला है बिंदल ललाट प्रसेद जो है, इसको हम इसका प्रसंग एक बार देख लेते हैं। संदर्भ क्या, ऊपर उपरोक्त तीनों दोहों में चंद्र बरदाईपुर पृथ्वीराज रासो के सर्ग रेवा तट से लिए गए। यहाँ पर चामंड राय ने पृथ्वीराज को हाथियों की उत्पत्ति के विषय में बताया। हाथियों की उत्पत्ति के विषय में किसने बताया है? चामंड राय ने। ठीक है, चामंड राय ने हाथियों की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो जो मैंने कहानी बताई थी हाथियों की उत्पत्ति कैसे हुई, रेवा तट पर कैसे आए, जो हमने पढ़ा था गद्य में, यही यहाँ पर पद्य में लिखा हुआ है। यहाँ पर शंकर ने अपने माथे के पसीने की बूंद से तिलक करके सामान्य गज को गजराज बना दिया। या शंकर ने अपने माथे के पसीने की बूंद से गजराज को उत्पन्न किया। ठीक है, गजराज जो है भगवान शंकर के पसीने से बना हुआ है, और उसका नाम एरावत रखकर देवराज इंद्र को सवारी करने के लिए दे दिया। ठीक है, तो जो एरावत हाथी का जन्म किस प्रकार हुआ उसके बारे में जो है यहाँ पर जो है चामुंडा राय जो है कहते हैं। एरावत हाथी जो ओरिजिनल हाथी है, इंद्र का हाथी, उसका उसका जन्म किससे हुआ है? भगवान शंकर जी के पसीने से। ठीक है, और किसको गिफ्ट किया गया? इंद्रदेव को। उन्होंने उसने राक्षसों का नाश किया, और उमा उमा कौन है? माता पार्वती के हृदय को प्रसन्न किया। किसने? एरावत हाथी ने। उन्होंने कृपा करके उसे एरावत को एक सुंदर हथिनी प्रदान की। ठीक है, हाथी को क्या चाहिए? हथिनी। फिर इन्हीं के मिलन से उत्पन्न इनकी संतानें रेवा तट के पास के वनों में फैल गई। तो दाहिम यानी कि चामुंड राय ने पृथ्वीराज से मिलकर इस कथा का वर्णन किया। दाहिम दाहिम कौन है? पृथ्वीराज का चामुंड राय जो है दाहिम है। तो ये वर्णन हुआ कि एरावत का जन्म कैसे हुआ। एरावत का जन्म शंकर भगवान जी के पसीने से हुआ है। फिर एरावत के अच्छे कामों की वजह से माता पार्वती ने उसे जो है दूसरी हाथिनी दी, जिससे इनके बच्चे हुए, और वे बच्चे कहाँ पर? पृथ्वी पर जो है रेवा तट के समीप जो है आकर जो है उदम मचाने लगे। ठीक है, फिर उनको श्राप मिला, ये सब कुछ जो है स्टोरी हमने पढ़ी है। ये पहली कथा है। दूसरी कथा क्या है? एरावत हाथी की समुद्र मंथन की कथा अनुसार समुद्र से 14 रत्नों के साथ
निकला है। तो दूसरी कथा है, पहली कथा शंकर भगवान की है, दूसरी एक कथा है समुद्र मंथन से भी एरावत निकला, ये दूसरी कथा है। ठीक है, दोनों ही कथा आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर शंकर भगवान की कथा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर चंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में अपने छंद को कवित्व का नाम दिया है। ठीक है, अपने छंद को किसका नाम दिया है? कवित्व का, कवित्व छंद नाम दिया है। परंतु ये कवित्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा जो अलग अलग अलंकारों का छंदों का प्रयोग किया गया है, दोहा फिर बाकी जो है। वस्तुतः इसमें लक्ष्मण यानी कि छप्पई छंद से मिलता है। छप्पई 6 चरणों वाला विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम 4 चरण रोला तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद होते हैं। ठीक है, रोला और उल्लाला से जो है छप्पई छंद बनता है। तो इसमें छप्पई छंद का प्रयोग है। पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है तथा बक्सी फारसी और औलादी अरबी शब्द है। शंकर के माथे से पसीने से गजराज की उत्पन्न होने के संदर्भ में यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, अतिशोक्ति अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी द्रष्टव्य है। और गंजी रंजी के मेच्छेकानुप्रास अलंकार है। ये सब कुछ व्याख्या जो है, ये सारी जो सारे ये जितने भी इम्पोर्टेंट पद है उनकी व्याख्या इसमें है, इस पीडीएफ में। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो हम जो इम्पोर्टेंट है उसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है एक पूरा हम की कहानियों में एक विशेषताएं पढ़ लेते हैं हमें। जैसा ही प्रातःकाल हुआ और रात रक्तमय उषा काल दिखने लगी, अर्थात धीरे धीरे रात का समय खत्म होने लगा, तो तामसिक वृत्ति वाले योद्धा क्रोध से भर गए। तामसिक वृत्ति वाले योद्धा कौन होंगे? जो मोहम्मद गोरी के योद्धा होंगे, तामसिक वृत्ति वाले लोग। फिर नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनते ही वीरों में वीर रस का संचार हो गया। ये क्या है? विद्या वर्णन की व्याख्या की जा रही है यहाँ पर। पृथ्वी कांपने लगी, जैसे कि मैंने कहा अतिशोक्ति का उदाहरण इस प्रकार से दिया जाता है। पृथ्वी कांपने लगी, योद्धा आए तो कांपने लगी, और कर खा गाते ही कायरों की दृष्टि भी वीर व रौद्र रस से परिपूर्ण हो गई। हाथियों के घंटे बजने लगे और उनकी जंजीरों खनखनाने लगी। युद्ध के नगाड़े बज उठे। जैसे ही कन्ह पृथ्वीराज के चाचा धन व हाथियों का नाद करने लगे, नगाड़ों का शोर सुनते ही वीरों ने गर्जना और ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, राजा पृथ्वीराज की सेना उस स्थान पर दुर्जनों का नाश करने के लिए अद्भुत रूप से सुसज्जित होने लगी। वीरों के कवच इस तरह चमक रहे थे जिस प्रकार सूरज के निकलते ही घाट सुशोभित होते हैं। कवि चंद को ऐसी उपमा सुंदर लगी। वीरों के तीरनस्त्रों पर लगे हुए उड़ते तुरे उनके सिर पर इस प्रकार गिरते थे मानो सूर्य के हस्त नक्षत्र में स्थित होने से चंपा व कमल के फूल बिखरे हो। वीरों की पंक्तियां योगियों की पंक्तियों के समान दिखाई पड़ती है। कवि को ऐसी उपमा जान पड़ी कि मानो वे योगी योद्धा माया मोह को त्याग कर तलवार की धार रूपी तीर्थ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो योद्धा जो योगी की तरह कवि ने दिखाया है। संसार की श्रृंखलाओं में स्वयं को हाथी की तरह जंजीरों से बांधा पाकर अपनी प्रबल तपस्या से मोह रूपी जंजीरों को तोड़कर जिस प्रकार योगी देवतुल्य आनंद को प्राप्त करता है, उसी तरह सामंतों का स्वामी अर्थात वीर राजा वृक्ष के पत्तों के समान जो पृथ्वी को कुचल कर विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या है? दर्शन है। विशेष क्या है? भाषा की लाक्षणिकता है वीर रस का ओजपूर्ण प्रवाह है। अतिशोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का जो पूरी रचनाओं में प्रयोग किया गया। तो क्या याद रखना है आपको? ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाषा लाक्षणिक है वीर रस का, इसमें वीर रस से ओजपूर्ण प्रवाह है, यानी पूरी रचना जो है
मूल रूप से वीर रस में है, प्राकृतिक वर्णन शुरुआत में है। और काव्य में किसका प्रयोग किया गया? अतिशोक्ति का, रूपक का, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, इन सभी अलंकारों का, उपमा अलंकारों का जो प्रयोग किया गया है। आधुनिक छंद ग्रंथों में दंडमाली छंद का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लक्षणों में यह छंद हरिगीतिका के समतुल्य है। हरिगीतिका सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16वीं और 12वीं मात्रा पर यति होती है। अंत में लघु गुरु का होना अनिवार्य है। ठीक है, लघु फिर उसके बाद गुरु आएगा। इस प्रकार से रचनाएं होती है। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट है किसी को? कि बाकी जो है आपको जो इम्पोर्टेंट जो है कथानक याद करना है, पात्र याद करने हैं, क्योंकि इसमें इतना डिटेल में या फिर इस भाषा में जो है कोई पूछेगा नहीं आपको। ठीक है, आपको याद क्या करना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। उसमें से कौन सा सर्ग हमारी परीक्षा में है? रेवातट, 27वां सर्ग। कुल कितने हैं? 69 सर्ग है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने सर्ग प्रमाणिक माने? 7 सर्ग माने। सुखी संवाद जहाँ पर है वो सारे प्रमाणिक है, बाकी सब अप्रमाणिक है। यानी कि हजारी प्रसाद ने अर्ध प्रमाणिक माना, यानी कि आधा सच है आधा झूठ है। ठीक है, शुक्ल ने पूरी तरह से इस ग्रंथ को जाली कहा है। इसके साथ साथ शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने जो है पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा है हिंदी का, और चंद्रबरदाई को जो है प्रथम महाकवि कहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और मिश्र बंधु साथ साथ जो है श्याम सुंदर दास, इन दोनों ने जो इसे प्रमाणिक ग्रंथ माना है। पूरी तरह से जाली किसने माना है? पूरी तरह से जाली माना है शुक्ल जी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेवा तट नर्मदा नदी। रेवा तट क्या है? रेवा रेवा यानी कि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे जो है आखेट खेलने जाते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। इनके सेनापति कौन है? ये आपको याद रखना है, चामंड राय। सेनापति चामंड राय देवगिरी जीत कर आते हैं। ये सारी बातें आपने अगर याद कर ली तो आपके जो लगभग सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न इसी से आते हैं। ठीक है, फिर क्या है वहां पर? एरावत हाथी के जो वंशज है, यानी कि हमने सुना कि एरावत हाथी को जो हथनी मिल जाती है उनके बच्चे जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी है एरावत की। फिर एरावत की जो वंशज है उनके जो बच्चे हैं, तो उन हाथियों को देखने की जिद कौन करता है? चामंड राय। चलिए ना राजा साहब, चलिए ना कहकर उनको लेकर चला जाता है। कहाँ पर? रेवा तट पर। वहां पर जो वो फिर शिकार विकार खेलते हैं। फिर वहां पर किसका संदेश आता है? संदेशा किसका आता है? किस राजा का? कहाँ के राजा थे? चंदपुंडीर राजा लाहौर के। उनका संदेश आता है कि मोहम्मद गोरी जो है हमला करने वाला है। तो फिर वो वहां से जो अपनी रणनीति बनाते हैं, लाहौर की तरफ जाते हैं, वहां पर उनके सेनापति पर पहला हमला करते हैं, फिर गोरी को भी कैद कर लेते हैं और फिर दिल्ली लेकर आते हैं। दिल्ली में उसे 1 महीना 3 दिन रखते हैं। फिर गौरी के जो अमीर थे उन्होंने जो उनको हाथी घोड़ा ये सब कुछ देकर चौहान को फिर गौरी को छुड़ा ले जाते हैं। तो यहीं पर जो है कथा समाप्त होती है। तो आपको कथा और इसके जो मेन फैक्ट्स है इतने आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, कथा आपको याद रखने, बाकी ज्यादा कुछ जो पूछा नहीं जाएगा। अगर समय पूछा जाए तो इसका जो है संवत 1225 जो है संवत में है। ये संवत यानी कि हमारा भारतीय कैलेंडर। पृथ्वीराज का समय क्या है? 1225। ठीक है, ये समय है 1225। क्या है? पृथ्वीराज चौहान का समय है, संवत में है, ईस्वी सन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का अगर कोई डाउट ना हो तो हम जो कक्षा यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद, जितने स्टूडेंट जो है आज क्लास में जुड़े, सभी का धन्यवाद।
और यहाँ पर जो है क्लास हम ख़त्म करने से पहले जो है आप सभी लोग एक बार जो है क्लास को लाइक कर दो और कमेंट कमेंट किया करो क्लास में जो है, कमेंट बॉक्स में जो सारे जितने लाइव के स्टूडेंट हैं एक बार क्लास खत्म होने के बाद कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो क्लास यहीं पर सब समाप्त करता हूँ मैं। सभी का धन्यवाद जितने भी स्टूडेंट आज जुड़े।